मैं माननीय गृह मंत्री से 5-6 बातों के पर स्पष्टीकरण चाहना चाहता हूं कि जो देशों का चयन उन्होंने किया, मेरे हिसाब से सेलेक्टिव कंट्रीज एंड सेलेक्टिव रिलीजन्स, इसके पीछे रीजन क्या है? आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कहा कि उनका रिलीजन इस्लाम। मैं बताना चाहता हूं भूटान का क्या रिलीजन है, श्रीलंका का क्या रिलीजन है। इस्लाम नहीं है, लेकिन वो भी तो धर्म के आधार पर। तो 3 कंट्रीज आपने नेबरिंग कंट्रीज कहा है। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बर्मा हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेकिन क्या ये समस्या श्रीलंका के माइनॉरिटी जो हिंदूज हैं उनके साथ नहीं? तो वहां श्रीलंका के हिंदूज को क्यों नहीं लाया गया? क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया। और फिर ये कहना कि ये 3 देशों में एक ही विशेष धर्म का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, जितना मुसलमान औरतों का प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में हुआ है, कहीं नहीं हुआ। जो बुर्के न पहनने पर लाइन में खड़े करके उनको तालिबान मार देते थे, वो प्रोसिक्यूशन नहीं। कोड़े मारते नहीं, जान से कपड़ा पहनकर पूरे बदन। फैज अहमद फैज की अगर वो मशहूर गजल आपने देखी होगी, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। गुलाम नबी साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे विभाग में पास्ट में जो जवाब दिए उसको उन्होंने कोट किया कि इतनी ही संख्या है, इतनी ही संख्या है। ये सही है। सरकार अगर एक कानून नहीं आता है और किसी को पूछेगी कि आप विदेशी हो क्या, तो सब कोई ना बोलेंगे। कौन हाँ बोलेगा? मगर एक कानून होने के बाद जब हम कहेंगे आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। संख्या जब आएगी नागरिक बनने की, इस सदन में मैं भी होऊंगा, गुलाम नबी साहब आप भी होंगे, लाखों लाखों करोड़ों होंगे। ये मैं सदन की उपस्थिति में कहूंगा, क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था ही नहीं करी। कैसे अपने आप को वो जाहिर करते तो नौकरी चली जाती, शादी टूट जाती, अपना घर चला जाता, गिरफ्तारी भोगनी पड़ेगी। आज नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इसमें निर्भीक होकर वो कहेंगे हाँ हम शरणार्थी है, हमें नागरिकता दीजिए, और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नागरिकता देने का प्रोविजन हम लेकर आएंगे। इसलिए अब घोषणा करेंगे। जिन्होंने ही जख्म लगाए वो जख्म क्यों लगे वो पूछते हैं। आपके कारण ही, आपकी सरकारों के कारण ही वो घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं, विदेश से आया हूं। और आज आप ही सवाल पूछ रहे हो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, और उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज ये नर्क की यातना हम झेल रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं भला तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या? इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए, आंख कान सब बंद कर दिए। उनका अंतर्नाद, इनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती आपको? लाखों करोड़ों लोग आज तक चित्कार कर कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, मगर नहीं किया। गुलाम नबी साहब पूछते हैं कि देशों का चयन किस तरह से किया। गुलाम नबी साहब पहली बार में नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आए, कई बार हुआ है, और कई बार इस देश ने नागरिकता दी है।
जब श्रीलंका के लोगों को दी नागरिकता, श्रीलंका से आए हुए लोगों को दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि उस वक्त बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोग आए उनको नागरिकता दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वालों को क्यों नहीं? मैं अब ऐसा कहूं क्योंकि हिंदू थे इसलिए आपने नहीं दी? ऐसा नहीं होता है। एक एक समस्या को एड्रेस किया गया अलग। मैं नहीं कह रहा हूं आनंद शर्मा जी, आप दुखी मत हुइए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब लंका की समस्या हुई तब लंका की समस्या को एड्रेस करने के लिए कानून लाए, एक प्रोविजन किया जो सिर्फ लंका से आए हुए शरणार्थियों को एड्रेस किया। युगांडा से जब लोग आए, मिस्टर वाइको साहब जब युगांडा से लोग आए तब युगांडा की समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने किया तो सिर्फ युगांडा का किया। आज सिर्फ भारत की भूमि सीमा से जुड़े हुए ये 3 देशों की धार्मिक लघुमती जो शरणार्थी बनकर आई है उसी को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, इसीलिए 3 देशों का जिक्र। वरना जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के सारे शरणार्थियों को 71 में स्वीकारा तो उस वक्त लंका वाले को क्यों नहीं स्वीकारा भाई? हमने इरादों पर शंका नहीं करी। जो समस्याएं होती है वो हल करने का प्रयास करते हैं, तब वही समस्या का समाधान होता है। इसको राजनीतिक कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और अब कह रहे गुलाम नबी साहब कि आप ध्यान बंटवाने के लिए आए हैं। गुलाम नबी साहब, हमें ध्यान बंटवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बड़े पुराने अनुभवी सांसद हो। ये बिल 1915 में हम लेकर आए थे, स्टैंडिंग कमेटी में गया, ज्वाइंट कमेटी, अरे सॉरी 2015 में लेकर आए थे, बाद में ज्वाइंट कमेटी में गया, पार्लियामेंट ने पारित किया, राज्यसभा में नहीं करने दिया तो अटक गया था। उस वक्त क्या ध्यान बटाने की जरूरत थी? 2015 में कोई ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। हम चुनावी राजनीति अपने दम पर लड़ते हैं, हमारे नेता की लोकप्रियता पर लड़ते हैं और जीतते हैं। मगर देश की समस्याओं का समाधान करना ये हमारा काम है और हम मानते हैं सरकारों का ये दायित्व है और वो हम करते हैं। और जब देश की समस्याओं का समाधान करते हैं तब उसको कहते हैं कि आप ध्यान हटाना चाहते हो। मैं